बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। बड़ी खबर यह है कि नवाज शरीफ को उनके भाई के दौर में जलावतनी का अब सामना करना पड़ रहा है जी। और वो खबरें हमारी दुरुस्त हुई हैं और शेड्यूल भी जारी हो गया है। पहले वो किधर जाएंगे, उसके बाद वो किधर जाएंगे, फिर कौन कौन से टेस्ट कराने के लिए उन्होंने किधर किधर जाना है, आगे जाके मैं आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। अली अमीन गड्डापुर से मुतल्लिक ये खबर है जी। उनको हटाने के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की ग्रुपिंग हो रही है विद इन केपीके के अंदर, विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। लेकिन वो थर्ड ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल होना, उससे पहले अली अमीन गड्डापुर के लिए कुछ दीगर मामलात हैं। ठीक है, ईद के बाद की प्रोडिक्शन है और प्रोडिक्शन करने वाले सेनेटर के लिए उम्मीदवार भी हैं, तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त बात है। ऐसे में असद कैसर साहब ने एक बहुत ही तगड़ी खबर सुना दी है तहरीक अदम एतमाद मरकज़ के हवाले से। वो किस ग्राउंड पर हो सकती है, उसकी कुछ तफसीलें हैं, वो आपको बताना है। तो कौमी हुकूमत की जानिब एक कदम और बढ़ा। मुझे कहता है ये तो पीडीएम टू नहीं है, तो चार जमातों का इत्तेहाद है। नहीं सर, इस्टेब्लिशमेंट का प्लान, इस्टेब्लिशमेंट का स्क्रिप्ट, इस्टेब्लिशमेंट की एग्जीक्यूशन कमाल है। सिर्फ चंद लोग ऑन बोर्ड है। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें। असतूर रिहा हुआ है जी, और बेगुनाह बेतकसीर इस बंदे को इतने दिनों से अंदर रखा हुआ था जी। आज अदालत भी तस्लीम कर रही है। भाई उन दिनों का क्या करना है, उसकी भी डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ। अच्छा जनाब, सबसे पहले मैं ज़रा इस्टेब्लिशमेंट की ज़रा थोड़ी मदसराई कर लूँ, उनकी ज़रा तारीफ कर लूँ। कमाल चीज़ें मैनेज करके रखते हैं। और क्या क्या हो रहा है, और मौजूदा हुकूमत के लिए, इसके सेटअप के लिए हर लिहाज से ये एक हाइब्रिड सिस्टम है, जिसको रोज़ एक नई हैरानगी का सामना है, मेरी तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। सिर्फ चंद लोग इस हाइब्रिड सिस्टम पर ऑन बोर्ड हैं जनाब, सिर्फ चंद लोग। और मुकम्मल प्लान के तहत एक मोहरे को सिरका के आगे लाया जाता है। पूरी शतरंज है जी ये। और एक मोहरे को ढाई चाल चलवाई जाती है, लाइक इस तरीके से चल रहा है। और उसको फिर एडजस्ट किया जाता है उस मोहरे को। और ऑन बोर्ड अशखास में बहुत हद तक आसिफ अली जरदारी साहब ऑन बोर्ड है, और कुछ हद तक शहबाज शरीफ साहब ऑन बोर्ड है। ठीक है, बाकी सारी कुंभन के लिए और कुछ भी नजर नहीं आ रहा जी। और वजह में है ना, लेकिन देखें ना, वो जो 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 आवाज़ उठ रही थी ना, उन तमाम को एडजस्ट किया जा रहा है। मुझे कहते हैं नेशनल गवर्नमेंट कैसे बन सकती है, ये कैसे नेशनल गवर्नमेंट होगी, समझ में नहीं आ रहा। भाई नेशनल गवर्नमेंट पीडीएम टू ही होगी ना, जो पीडीएम वन की तरीके से होगी ना सर, वो इसी तरह ही है। और सारे हुकूमत में शामिल हो रहे हैं, और जो शामिल हो रहे हैं उनके बदले में वो अपने शामिल कर रहे हैं। सर यही इस वक्त चल रहा है, मैं आपको प्रूव करता हूँ जी। अब देखिए, मौलाना साहब बड़े ज़बरदस्त किस्म के नाराज थे, एजिटेशन, मैं सड़क पे भी, पार्लियामान पे भी, मैंने कोई जगह नहीं छोड़नी, ये सब था ना। जी हाँ, मौलाना साहब नाराज थे, उनको मना लिया सेनेट की नशिस्तों पर। इस्लामाबाद में वो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहादी है ताकि बलूचिस्तान में उनकी सीटें हो जाए। लो जी, पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजल रहमान साहब को अपने इत्तेहाद में शामिल कर लिया। ठीक है जी, आगे सुने जी। अब बलूचिस्तान में मौलाना फजल रहमान साहब पीपल्स पार्टी के साथ होंगे जी। और अब मौलाना साहब खुल के भी सामने आ जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। भी बहुत सी वजाहतें रखी हुई हैं, मौलाना साहब खुल के भी ये सामने आके बता देंगे कि जी हाँ, हम मुकम्मल तौर पर एडजस्ट हैं। अब दूसरे साहब कौन है जी? एमन वली खान। आपको पता है ना, बड़ी फड़फड़ाती हुई तकरीरें की थी इलेक्शन के बाद इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ ये कर दिया, हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ये सब कर देंगे, और इन्होंने हमारे साथ ये किया, ये बाज आ जाएंगे, सारी धमकियां थी एमन वली खान साहब की। तो जनाब वो भी एडजस्ट हो गए, बल्कि फिक्स हो गए नेशनल गवर्नमेंट में। आसिफ अली जरदारी साहब के जरिए फिक्स हुए जी। और सेनेट की सिर्फ एक नशिस्त पर वो फिक्स हुए, बस इतनी सी कैपेसिटी होती है उनकी, सिर्फ सेनेट की एक नशिस्त के ऊपर हुए। और एमल वली खान बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और एएनपी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, और उनको सेनेटर बना दिया जाएगा। जनाब ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ जी। अगर ज़्यादा जरूरत पड़ी, हालात इतने ख़राब हो गए, पीपल्स पार्टी और नून लीग अलहदा हो गए, तो एमल वली खान साहब वजारत भी मिल जाएगी। जब सेनेटरशिप मिल गई तो वजारत भी मिल जाएगी। तो जनाब वही नेशनल गवर्नमेंट वाला सारा फॉर्मेट बन गया। ठीक है जी, मैंने बताया कि स्क्रिप्ट कितना मज़ेदार है। अब इसके बदले में क्या हो रहा है, जो नेशनल गवर्नमेंट फॉर्मेट कर रहे हैं वो हो रहा है फैसल वाडा को लेके आ रहे हैं। ठीक है जी, और मोहसिन नकवी साहब सेनेटर बन के आ रहे हैं। तो पता चल रहा है कि जो इमरान खान साहब की पीटीआई की मखसूस नशस्तें देकर पीपल्स पार्टी और नून लीग को नवाजा गया ना, तो उसके बदले
उसके बदले जिनको नवाजा गया उसके बदले उन्होंने क्या देना है, तो वो इनके बंदे एडजस्ट करके सेनेटरशिप या हुकूमत के सेटअप के अंदर लेके आ रहे हैं। तो सर ये है स्क्रिप्ट। मैं अपने आप को बड़ा अक्लमंद तस्वुर कर रहा हूँ कि मैं आपको ये सारी बातें इस तरीके से बयान करके बता रहा हूँ। इस पर अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे ज़रूर बताएं क्वेश्चन सेक्शन पे या कमेंट सेशन पे। हमें ज़रूर बताएं कि क्या हमारा एनालिसिस सही है। ये सब इस पैराई के ऊपर चल रहा है, ये सब सही हो जाएगा। सिर्फ आखिर में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ MWM सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ही रह जाएगी। असद टूर साहब की पहले खबर दे दूं, वो भी जमानत उनकी हो गई और साफ़ी हजरात ने दरख्वास्त भी की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास गए थे उस दरख्वास्त को लेके, और उनकी वालदा की भी कल एक पैदल वीडियो होगी थी। तो इस केस में बड़ी बात यह है कि एंट्री हुई है जब जमानत में, वो हुई है वही मशहूर जमानत जज साहब की ना, जिनको उनकी खिदमात के सिलसिले में सेंट्रल जज बना दिया गया था। मैं जज हुमायूं दिलावर साहब की बात कर रहा हूँ। उन्होंने समात की और समात पर रिहाई का हुक्म भी दिया। वो कहते हैं असद तौर पर तो मुकदमा बनता ही नहीं है, और नोटिस में तो कानून के खिलाफ हुआ, इसको नोटिस FIA ले ही नहीं सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था अटॉर्नी जनरल साहब को कि पीका कानून के शिक 9 और 10 के तहत इसका गलत इस्तेमाल हुआ है असद तूर के लिए। तो भाई इतने दिन जो आपने जेल में रखा है तो क्यों रखा असद तूर को, जब केस ही नहीं बनता था, उसकी बुनियाद ही गलत थी। क्या चीजें सॉर्ट आउट की आपने, क्या किया है? कुछ देर के लिए बस कहा था कि उसको थोड़ा थका दें, क्या चीज थी ये? अजीब व गरीब बात है। बहरहाल ये सब चल रहा है। फैसल वाडा साहब, आपको पता है आप सेनेटर बनने के लिए जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ से बनने के लिए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले सईद गनी मीडिया के सामने कह रहे थे बड़ी सस्पिशियस सी मुस्कुराहट के साथ, देखिए उनके साथ क्या होता है। अब उनको अगर कवरिंग एजेंट उनका बन गया है, उनको उनके कागजात नामजदगी जमा कराने वाला कोई पार्लियामेंटेरियन है, अब जरा देखें क्या होता है। भाई हम मोहसिन नकवी साहब की बारी भी यही कहते थे और हम कह रहे थे कि वो बन रहे हैं, वो बन गए, वो बन गए, वो बन रहे हैं। आज मोहसिन नकवी साहब पंजाब असम्बली के अंदर थे, ठीक है, उन सब से पंजाब के वाले से अपने वोट की दरख्वास्त करने के लिए, तो वो पूरा प्रोटोकॉल तो उन्होंने टच करना ही करना है ना। अच्छा, अब मामला कितना जबरदस्त है जी। फैसल वाडा साहब, अब जारी बात है पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट करना, उनको सेंटर बनाना, तो उनकी अहमियत तो है ना उनके ताल्लुकात के हवाले से कि जिस रास्ते पे उनका ताल्लुक है और जिस घर से उनका ताल्लुक है और जिस शख्स से उनका ताल्लुक है, तो डेफिनेटली वो बड़ा मैटर करता है। और जारी बात है अभी ये प्रोसेस में है ना, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए मजीद अहम होना है, कोई बड़ी बातें करके, कोई बड़ी इंफॉर्मेशन देके। ऐसे ही होता है और क्या होता है। तो आप अपनी खबरों की वजह से या अपनी कंपनियों की वजह से या अपनी पार्टीज की वजह से, इसी वजह से अहम होते हैं। तो जनाब फैसल वाडा साहब कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ना अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगे और मतलब नया वजीर आला आएगा। वो कहते हैं कि रमज़ान के बाद उनकी परेशानी होगी। साथ ही अटैच उन्होंने किया कि 9 मई में किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। तो अली अमीन गंडापुर 9 मई में, यानी 9 मई वालों की रमज़ान के बाद सख्ती के दिन मजीद शुरू हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ अगर KPK में देखें और KPK के बहुत मजबूत लोगों को देखें जो KPK असम्बली को बड़े ज़बरदस्त तरीके से देखते हैं, KPK की सियासत को बड़ी मजबूत तरीके से देखते हैं, गौर से देखते हैं, तो वो बल्कि उनकी अक्सरियत ये कह रही है कि KPK में ना एक एंटी गंडापुर ग्रुप भी बन रहा है। इस टाइम वो इकट्ठे हो रहे हैं और उनकी ग्रुपिंग तहरीक अदम एतमाद के लिए हुई, यानी पहली ऑप्शन होगी 9 मई में गंडापुर साहब को एडजस्ट किया जाए, फिक्स किया जाए, और फिर उनकी वो जो टैक्स वाले मामला हैं, फिर प्रॉपर्टी भेजी थी उसमें नाअहल हो जाए इलेक्शन कमीशन, तीसरा ये वाली ऑप्शन होगी। तो अली अमीन गंडापुर के लिए जिंदगी कोई इतनी आसान नहीं होनी जा रही। तो ये चीज़ है, तो वही तरीके से मुझे तो कोई मसला ही नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली देख ली इतनी अक्सरियत के बाद, किधर है मुझे बताएं, क्या PTI की हुकूमत उधर तो ये करते हैं वही जो पंजाब में किया था, वही जो मरकज में किया था, वही स्टेबिलिटी तो नहीं आनी ना इन सारी चीज़ों पे। अली अमीन गंडापुर अगर अपना लॉन्ग मार्च लेके निकल जाए इस्लामाबाद की तरफ, तो फिर क्या होना है, स्टेबिलिटी तो नहीं है। नहीं, हाँ, इस मौके पर असद कैसर साहब, उनकी बातों को इग्नोर नहीं कर सकता, मगर कुछ बातें जो है मेरी समझ में नहीं आई, आपकी समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। वो बड़ा क्लेम कर रहे हैं, वो कहते हैं अगर हमारे नंबर पूरे हो गए ना तो 5-6 महीने में हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ले आएंगे। ये असद कैसर साहब कह रहे हैं। भाई कैसे आप लेके आ सकते हैं? PTI को तो इस वक्त अपनी नशिस्तों की फिक्र लगी हुई है, और कोई भी तहरीक जो है ना, कोई भी तहरीक है, इस वक्त दो फैक्टर है। एक फैक्टर तो हर हाल में लाजमी होता है, लेकिन दूसरा फैक्टर है वो है उनके बगैर नहीं हो सकती। एक तो पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी जब तक नहीं होंगे, तहरीक अदम एतमाद मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नहीं हो सकती, एक चीज। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ, अगर इस्टेब्लिशमेंट की ईमा शामिल है
तो तहरीक दम एतमाद हो सकती है। तो किस बुनियाद पर वो कह रहे हैं, तो बहरहाल उनकी बात को सीरियस लिया भी जा सकता है, क्योंकि पीडीएम भी यही कह रही थी, यकीन ही नहीं आता था हैं ये कैसे कर सकते हैं, मगर पीछे पीछे गेम बहुत मज़ेदार थी। तो ये सब चीज़ें हैं। हाँ, फवाद चौधरी साहब की एक पेशी थी, वो कहते हैं कि इस हुकूमत के खिलाफ ना कोई भी मामला चलेगा ना, ये गिरेगी अगर मरकज़ की हुकूमत, तो केपीके से गिरेगी। पता नहीं वो भी किसी ग्राउंड पे खबर दे रहे हैं, तो शायद दिल बहला रहे हैं या कुछ वाकई उनके पास खबर है। तो बहरहाल यहाँ सब चल रहा है। बात जो नवाज शरीफ साहब की तरफ, तो उनका प्लान आ गया जी, और नवाज शरीफ साहब को लंदन या मुल्क से बाहर भेजना है, तो ये तो तय है। उनकी इन्वॉल्वमेंट इस टाइम रिक्वायर्ड नहीं है किसी किस्म की। टेक्निकली नवाज शरीफ साहब रिटायर हो चुके हैं। जो बड़ा भाई छोटे भाई की हलफ बधारी की तकरीब के अंदर मौजूद हो उम्र के इस हिस्से में, और 5 साल बाद वो कहाँ होंगे, उनकी सेहत वहत क्या चीज़ है, मैं अभी आगे चल के आपको बताता हूँ ना। तो उनको धमकियां तो मिली भी ना हल्के खोलने की, ये जावेद लतीफ़ खुद बता रहे हैं ना। तो जावेद हल्का खुला तो इज्जत भी जाएगी, जो इज्जत रह गई है ना वो भी जाएगी। तो अब खबर यह है कि रमज़ान के आखिरी अशरे में वो जा रहे हैं सऊदी अरब। अक्सर शरीफ फैमिली आखिरी अशरा मस्जिद नबी में गुजारती है, वो वहाँ जा रहे हैं, और उधर से उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना, सऊदी अरब लंदन जाना है, और लंदन में कुछ उनके टेस्ट हैं वो करवाने। देखिए, जब तक वज़ीर आज़म बनना था तब तो टेस्ट की ज़रूरत नहीं थी, और अब जाहिर बात है तमाम टेस्ट की ज़रूरत भी है। मैंने आपको बताया कि वैसे भी वो रिटायर हो चुके हैं, और हाथ भी उनके साथ हुआ है। मुझे नहीं पता हाथ शहबाज शरीफ साहब ने किया है, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ साहब ने किया है, क्या चीज़ है। तो बहरहाल ये उनका प्लान सामने आ गया है। बाकी कमेंट सेक्शन में बताएगा हाथ उनके साथ किसने किया है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।